अगले दिन आराध्या की आंख कुछ देर से खुली। घड़ी में वक्त देखते ही वो बिजली की तेजी से खड़ी हुई। सिया उठो वरना लेट हो जाओगी, कहने के साथ ही वो कपड़े उठाकर वॉशरूम में भागी थी। पर सिया टस से मस न हुई। जब आराध्या तैयार होकर बाहर निकली तो सिया को वैसे ही सोता देखकर गुस्से के मारे चीख पड़ी। सिया उठ जाओ जल्दी से, बहुत लेट हो चुके हैं। उसने आगे बढ़कर सिया को झिझोड़ा, पर उसके जिस्म पर तेज बुखार महसूस करके चौंक उठी। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है सिया, आराध्या ने परेशानी से कहा। ओ माय गॉड, मैं अभी जाकर पूजा आंटी को बताती हूँ। हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं, आराध्या ने कहा। अरे नहीं भाई, अगर डॉक्टर के पास गई तो बुखार उतर जाएगा। वो बुरी तरह झुंझलाते हुए चादर मुंह तक ले गई। क्या बेतुकी बातें कर रही हो, आराध्या ने नासमझी से पूछा। मेरा मतलब है आप लेट हो रही हैं, आप यूनिवर्सिटी जाओ। मैं सुबह दवा ले चुकी हूँ, कुछ देर में ठीक हो जाऊंगी। सिया करवट बदल गई। आराध्या कुछ पल उसकी पीठ को देखती रही, फिर कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए निकलने से पहले उसने पूजा आंटी को बता दिया था कि सिया को तेज बुखार हो रहा है। और जब ये बात आराध्या ने पूजा आंटी को बताई थी तो वहाँ शौर्य भी मौजूद था, जिसके कान फौरन खड़े हुए थे। पूजा आंटी फौरन सिया के कमरे में गई थी, जबकि शौर्य सोचती और मुस्कुराती निगाहों से बड़ी ही गहराई से सोचने लगा था। सिया की सोच और चालाकियाँ कुछ भी उसकी नज़रों से छिपा नहीं था। वो कुछ ही समय में उसकी रग रग से अच्छी तरह परिचित हो चुका था। यूनिवर्सिटी में दिन बहुत बिजी रहा। वो एक के बाद एक क्लास लेकर थक चुकी थी। थके कदमों से यूनिवर्सिटी के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगी जब गाड़ी के हॉर्न पर चौंकी। दाएं तरफ देखा तो आर्यन गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। आर्यन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, वो फौरन बोलते आगे बढ़ी, जबकि आर्यन ने पल भर में ही उसका बाजू पकड़ते हुए उसे गाड़ी में बिठाया और दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ये क्या बदतमीजी है आर्यन, वो कुछ घबराते हुए दबी दबी आवाज़ में गुर्राई। तो आर्यन नामे सर हिलाता हंसने लगा। मुझ पर गुस्सा भी आ रहा है और डर भी लग रहा है ना, वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए पूछने लगा। तो आराध्या होंठ भींच कर रह गई। आर्या ने गहरी नज़र से उसके चेहरे को देखा था और गाड़ी आगे की ओर बढ़ा दी। कुछ देर के बाद गाड़ी घर की जगह किसी अनजान रास्ते पर देखकर आराध्या चौंकी। आर्यन, ये घर का रास्ता नहीं है, आराध्या ने कहा। हाँ जानता हूँ, आर्यन ने बड़े ही सुकून से कहा। गाड़ी रोको, मुझे घर जाना है। अपने डर को काबू में करते हुए वो सख्त अंदाज में बोली, पर आर्यन का चेहरा भी सख्त हो चुका था। उसने एक झटके से सुनसान सड़क पर गाड़ी रोकी। आराध्या दरवाज़ा खोलने की कोशिश में परेशान हो रही थी, पर दरवाज़ा ऑटो लॉक था। ये क्या बदतमीजी है आर्यन, वो आर्यन को घूरती गुस्से से बोली। जब नीचे से झुकते हुए आर्यन ने एक छोटा सा चाकू उठाया था। ये क्या है आर्यन, ये बहुत ही घटिया हरकत है। तुम मुझे डरा रहे हो ना, वो खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी, पर हकीकत तो ये थी कि चाकू देखकर वो बुरी तरह सहम गई थी। इसे मजाक मत समझिएगा, मैंने बहुत मोहब्बत करने की कोशिश की, पर आपने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया, आर्यन ने बेहद ठंडे अंदाज में कहा। आराध्या के हाथ कांपने लगे। तो तुम मुझे मार दोगे, वो बेयकीनी की हालत में पूछने लगी। आर्यन बड़ी ही गहराई से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ झुकने लगा। आप मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। ये कहने के साथ ही आर्यन ने उसके पेट पर चाकू मारा था और आराध्या बुरी तरह रोते हुए चिल्लाने लगी थी, जबकि आर्यन उसके चेहरे के बहुत करीब मुस्कुराते हुए उसका डरा हुआ चेहरा देख रहा था। अगले ही पल वो पीछे हुआ और चाकू भी पीछे किया। चाकू देखने में असली था, पर वो प्लास्टिक का था, लेकिन आराध्या अभी भी चिल्ला रही थी। जब आर्यन का जोरदार कहकहा गाड़ी में गूंज उठा, आराध्या आंखें खोले हैरत से उसे देखने लगी और फिर तुरंत अपने पेट को छूकर देखा जहां कोई जख्म नहीं था। फिर निगाह आर्यन के हाथ में मौजूद नकली चाकू पर पड़ी तो सारा मामला समझते उसकी आंखें गम और गुस्से से लाल हुईं। एक नंबर के बदतमीज हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुम अपने आप को समझते क्या हो। वो सीट से उठती आर्यन को अपने हाथों से मारने लगी। वो अपने बाजू बीच में लेता हुआ बचने की कोशिश करता और लगातार हंसता जा रहा था। जब आराध्या मार मार कर थक गई तो खुद भी सीट पर बैठती गहरी सांसें लेने लगी और फिर अचानक ही हंसने लगी। तुम बहुत बुरे हो आर्यन, अब वो शिकवा कर रही थी, जबकि आर्यन ने सर झुकाते हुए उसकी तारीफ खुशी से कबूल की थी। तुम पर कुछ पल वहाँ दोनों गहरी सांसें लेते सामने सड़क को देखने लगे। आराध्या, आप मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करती, आर्यन ने एकदम पूछा। तो आराध्या सुकून से बोली, बस नहीं करती। और वजह, आर्यन ने फौरन पूछा। वजह तुम जानते हो, आराध्या ने भी फौरन कहा। ठीक है, मोहब्बत नहीं करती मत करें, पर एक बार मेरी दोस्ती तो स्वीकार कर लें, सिर्फ दोस्ती।
अगर आपको मुझसे मोहब्बत ना हुई तो कहना, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। आर्यन ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा तो आराध्या होंठ को चलकर रह गई। सिर्फ दोस्ती यार, आर्यन ने दोस्ती पर जोर दिया। ठीक है, पर वादा करो, अगर मैं तुम्हें पसंद ना करूं तो तुम मुझसे कभी भी ऐसी बेकार की बात नहीं करोगे। आराध्या की शर्त पर वो फौरन सर हाँ में हिलाते गाड़ी स्टार्ट कर गया। सिया बेटे उठो, तुम्हें बुखार हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना है। पूजा जी के पुकारने पर सिया ने कम्बल के अंदर ही मुंह बनाया था। आंटी खुद ठीक हो जाएगा, मुझे अक्सर ज़्यादा पढ़ने की वजह से हो जाता है। वो थोड़ा सा सर कम्बल से बाहर निकालते हुए बोली, नहीं बेटा आप उठो, हम अस्पताल जाएंगे। संजना और अमित भाई तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ कर गए हैं। पूजा आंटी के कहने पर वो कुछ पल लेटी रही, फिर दिमाग तेजी से चला। हाँ, अगर पूजा आंटी भी मेरी तबीयत की गवाह बन जाती हैं तो उस गुंडे शौर्य का शक मेरी तरफ से ख़त्म हो जाएगा। ओके आंटी। ये कहते हुए सिया जल्दी से बिस्तर से खड़ी हुई थी, फ्रेश होकर बाहर आई। पूजा आंटी के साथ बैठकर नाश्ता किया, तभी शौर्य भी वहाँ चला आया। नाश्ता कर लिया हो तो बाहर आ जाओ सिया। शौर्य के कहने पर निवाला उसके गले में अटक गया। क्यों? परेशानी से पूछा। शौर्य ने कहा है वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। पूजा आंटी की बात पर उसके होंठ सख्ती से भींच गए। मेरी तबीयत ठीक हो गई है आंटी, प्लीज़ डॉक्टर की ज़रूरत नहीं अब, वो जल्दी से विनती करते अंदाज में बोली थी। पूजा जी ने नरमी से उसके सर पर हाथ फेरा। जिद नहीं करते बच्चे, मेरी तसल्ली की खातिर चली जाओ हॉस्पिटल। पूजा जी के कहने पर वो न चाहने के बावजूद खड़ी हुई। धीरे से मरे मरे कदमों के साथ चलती चलती शौर्य के पीछे पोर्च में आई। शौर्य के इशारे पर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी। अभी गाड़ी सड़क पर आए कुछ ही पल हुए थे जब अचानक शौर्य ने उसके माथे की तरफ हाथ बढ़ाया। सिया घबराकर पीछे होती सहमी नज़रों से शौर्य को देखने लगी। क्या हो गया? टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ, वो नामे सर हिलाते शौर्य ने कहा था। वैसे अचानक बुखार की वजह? शौर्य ने बेहद नरमी से पूछा। पता नहीं, ज़्यादा पढ़ने की वजह से हो जाता है, सिया ने नज़र चुराते हुए कहा। शौर्य ने गहरी सांस ली। हाँ हो जाता है, यकीनन तुमने सारी रात बैठकर वो किताब पढ़ी होगी, तभी बुखार हुआ है ना? शौर्य ने संजीदगी से पूछा, जबकि वो मासूम समझ न सकी कि वो उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करके उससे कुछ एक्सेप्ट करवाना चाहता है। उसने जल्दी से नासमझी में सर हिला दिया। अब सच्चाई भी तो नहीं बता सकती थी कि सारी रात गर्म कंबल के नीचे रही ताकि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाए। तो फिर तुम्हारा एग्ज़ाम ले लूँ अभी, रास्ता भी जल्दी कट जाएगा। शौर्य के पूछने पर सिया का दिल जोर से धड़क उठा था। मुझे सिर्फ बुखार ही नहीं, चक्कर भी आ रहे हैं, सर भी बहुत दर्द कर रहा है, दिमाग भी नहीं चल रहा, तो कुछ बोला कैसे जाएगा? सिया ने जल्दी से अपना सर दोनों हाथों में थामते हुए कहा। ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई, शौर्य ने कहते गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। अस्पताल पहुंचने पर उसे डॉक्टर के कमरे तक लेकर गया। शौर्य को भी अपने साथ अंदर आता देखकर उसके माथे पर बल पड़े, पर कुछ कह न सकी। इन्हें बुखार तो नहीं है, डॉक्टर ने थर्मामीटर देखते हुए कहा। शायद अब उतर गया हो, पर इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है डॉक्टर, चक्कर भी आ रहे हैं, सर में दर्द है, स्टूडेंट है, पढ़ाई का लॉस हो जाएगा। शौर्य ने बड़े ही सुकून से कहा था। तो डॉक्टर कागज़ पर कुछ लिखने लगी। मुमकिन है ये ग्लूकोज की कमी की वजह से हो रहा हो, आप ड्रिप लगवा लें। ये सुनते ही सिया की आंखें बड़ी हो गईं। वो शौर्य को देखते तेजी से सर नामे हिलाने लगी। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। वो पर्चा लेकर खड़ा हुआ और डॉक्टर के कमरे से बाहर निकल गया। सिया भी तेजी से उसके पीछे भागी थी। मैं ड्रिप नहीं लगवाऊंगी, मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। पर शौर्य उसकी बात को नज़रअंदाज कर गया। आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, मैं नहीं लगवाऊंगी ड्रिप, वो जिद्दी अंदाज में बोलते शौर्य का बाजू पकड़ गई। पर शौर्य पर कोई भी असर न हुआ। उसके लाख इनकार और रोने के बावजूद वो एक बार फिर डॉक्टर के रूम में मौजूद थे। मैं ड्रिप नहीं लगवाऊंगी। अब तो वो सचमुच रोने लगी थी, जबकि डॉक्टर इतनी बड़ी लड़की को ऐसे रोते देख परेशानी से शौर्य को देख रही थी, जो सिया को घूर रहा था। आप ड्रिप रहने दें डॉक्टर, कोई विटामिन टैबलेट लिख दें। शौर्य के कहने पर डॉक्टर ने ड्रिप वापस रख दी। सिया आंसू पोंछते शौर्य को देखते नाराजगी से चेहरा मोड़ गई। शौर्य मुस्कुराहट दबाता उसे देखने लगा। उसी पल शौर्य के नंबर पर अमित अंकल की कॉल आने लगी। जी अंकल। शौर्य ने फौरन फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया कि उसने एक गहरी सांस ली। अंकल, भलाई इसी में है कि आप आराध्या का रिश्ता तय कर दें और जितनी जल्दी हो सके विदाई भी कर दें। शौर्य ने होंठ को चलते हुए कहा। ये कहना उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो जानता था आर्यन आराध्या के लिए जज्बात रखता था,
जी यही ठीक रहेगा, शौर्य ने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर पहले जो सिया की हरकतों पर नरम था, अब एकदम उसका चेहरा सख्त हो चुका था। वो सिया को लेकर अस्पताल से निकला। पूरा रास्ता खामोशी से गुजरा था। अगर उसके बस में होता तो यकीनन वो उन लोगों को पकड़ लेता और आराध्या आर्यन के बीच किसी को न आने देता। मगर उस वक्त आराध्या की जान आर्यन के जज्बातों से ज़्यादा कीमती थी। सिया को घर ड्रॉप करते ही वो ऑफिस के लिए निकल गया था। 2 दिन देखते देखते गुजर गए थे। उन दिनों में सिया ने दोबारा शौर्य की जासूसी करने की कोशिश नहीं की थी। आराध्या का रवैया भी आर्यन के साथ अब नॉर्मल हो गया था। शाम को वो दोनों पूजा आंटी के साथ किचन में हेल्प करवा रही थीं जब संजना और अमित जी की गाड़ी घर के अंदर दाखिल हुई। वो दोनों आवाज़ पर चौंकी थीं। माँ पापा आ गए, सिया ने खुशी से कहा। नहीं, वहम है शायद, इतनी जल्दी कहाँ से आएंगे, 2 दिन ही तो गुजरे हैं, आराध्या ने बुझे दिल से कहा था। मगर कुछ ही देर के बाद संजना जी को वहाँ देखते ही वो खुशी से उछल पड़ी। मामा, सबसे पहले सिया उनके गले में लिपट गई थी। बेटियों से मिलने के बाद वो पूजा जी का थैंक्स करते, उनके साथ ही किचन में बातों बातों में उनका काम में हाथ बटाने लगी थीं। मामा, अब नीरज अंकल की तबीयत कैसी है, आराध्या ने फिक्रमंदी से पूछा। ठीक नहीं है, हालत ख़राब है, बस भगवान उन पर अपनी कृपा बनाए, उन्होंने बुझे दिल से कहा। फिर आप लोग क्यों वापस आ गए अचानक, सिया ने हैरत से पूछा। एक ज़रूरी काम आ गया था तुम्हारे पापा को, अर्जेंट था इसलिए आना पड़ा। ये कहते हुए उन्होंने भीगी नज़रों से आराध्या को अपने गले लगाया था। तो आराध्या के साथ सिया को भी कुछ अजीब सा लगा। पूजा जी ने संजना जी के कंधे पर हाथ रख दिया। दिल बड़ा रखो संजना, सब अच्छा ही होगा। उनके कहने पर संजना जी ने आंख का किनारा साफ करते सर हाँ में हिलाया, जबकि सिया और आराध्या दोनों हैरत से एक दूसरे को देखने लगीं। कुछ हुआ है मामा, आराध्या ने परेशानी से पूछा। हाँ, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है, सिया ने भी बातों में हिस्सा लिया। तुम दोनों अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाओ, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, जाओ जाकर बाहर बैठो। संजना जी के कहने पर वो दोनों कंधे उचकाती बाहर निकल गईं, पर एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखने लगीं। सिया, मैं कमरे में जा रही हूँ, आराध्या कहती हुई कमरे में चली गई, जबकि सिया अपने पापा से मिलने अपने घर आ गई थी। वो अपने घर के अहाते में दाखिल होती अंदर बढ़ने लगी, जब डाइनिंग रूम के अंदर से आती आवाज़ें सुनकर रुक गई। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है अमित, आराध्या बेटी तुम्हारी है, पर मुझे भी बेटियों की तरह प्यारी है। तुम बस भगवान का नाम लो, जो होगा बहुत अच्छा होगा। वो लड़का इंटरनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब करता है। गवर्नमेंट की तरफ से उसे और उसके घर वालों को दुबई में पूरी सिक्योरिटी मिली है। उसका बाप सीबीआई एजेंसी का बंदा है। हमारी आराध्या वहाँ एकदम सेफ रहेगी। ये सब सुनते ही सिया के कान पूरी तरह खड़े हो गए थे और आंखें फैल गईं। ओह, तो ये बात है, एक बेटी को इतने बड़े अफसर के हवाले कर रहे हैं ताकि वो उसकी सेफ्टी रखे, और मुझे गुंडे के हवाले कर रहे हैं जो मेरी जान लेने से भी परहेज नहीं करेगा। होठों में बड़बड़ाती उसने वापस से दीवार पर कान लगाए कि तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर उंगली बजाई। हटो यार, अभी डिस्टर्ब मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है अंदर, सिया ने कंधा झटकते कहा। लेकिन एक बार फिर किसी ने कंधे पर उंगली बजाई तो वो गुस्से से उंगली को पकड़ते पलटी। ये उंगली तोड़ शब्द मुंह में रह गए थे। शौर्य संजीदगी से उसे देख रहा था। कितनी अच्छी उंगली है आपकी, मैं तो अंगूठी का साइज देख रही थी। शौर्य की उंगली छोड़ते ही वो एकदम से गड़बड़ाई थी। कहीं से ये तो जाहिर करो सिया कि तुम एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हो, शौर्य ने गहरा तंज किया। क्यों, इसमें शक है क्या? मैं बहुत बार पोजीशन ले चुकी हूँ, मेरे पास मेडल और ट्रॉफीज़ भी हैं। वो बड़े ही गर्व से गर्दन अकड़ा कर बोली थी। तो शौर्य जब्त से होठ भींच गया। मजाक कर रही थी? शौर्य के चेहरे के भाव देखकर वो शर्मिंदा सी होकर बोली। वो अंदर आराध्या की शादी की बातें हो रही हैं, आपको पता है ये अचानक सबको क्या हो गया है? शौर्य पलटने लगा कि सिया ने उससे पूछा। शौर्य उसकी हिम्मत पर वाह वाह कर उठा। वो हैरान था कि इतना डरने के बावजूद कोई लड़की कैसे उससे ऐसे बात कर लेती है। फिर या तो वो डरने का नाटक करती थी। तुम्हें लगता है अगर मुझे कुछ पता भी हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा? शौर्य ने हैरत से पूछा। नहीं, पर अगर आप मुझे बता देंगे तो मुझे भी एक राज पता है, वो मैं आपको बता दूंगी, सिया ने लालच देना चाहा। तुम्हारा कोई भी राज मुझसे छुपा नहीं है सिया, शौर्य उसकी तरफ झुकता सरगोशी भरे शब्दों में बोला था। क्या मतलब? सिया पल भर में पीछे हटी। मतलब ये कि अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो 1 सेकंड के अंदर वापस घर जाओ। अगर मैंने तुम्हें दोबारा किसी की जासूसी करते देखा तो तुम्हें मेरा पसंदीदा काम मालूम है,
मुझे मजबूर मत करो, शौर्य के गुस्से से कहते ही वो तेजी से वापस भागी थी। शौर्य गहरी सांस लेता ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उसे देखते ही दोनों लोगों को सुकून हुआ था। तुम्हें यकीन है शौर्य, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा? अमित साहब के पूछने पर शौर्य ने सर हाँ में हिलाया। जी, लेकिन आप और देर न करें, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वरना मैं ज़्यादा वक्त संभाल नहीं सकता। उसके अंदर बहुत बड़ी सियासी हस्तियां इन्वॉल्व हैं। शौर्य की बात पर अमित साहब ने गहरी सांस ली। अगर आराध्या को बचाने के बाद उनका निशाना सिया की तरफ हुआ तो? अमित साहब ने परेशानी से पूछा। शौर्य के हाव भाव सख्त हुए। सिया मेरे नाम से जुड़ी है अंकल, उसके मामले में मुझे कोई बेबस नहीं कर सकता। उसके मामले में मेरा दिमाग नहीं, दिल काम करता है, जिसकी कोई हद नहीं। शौर्य की बात पर अमित जी के होंठ मुस्कुराए थे। पर मैं चाहता हूँ आप आराध्या की शादी के साथ सिया की शादी भी मुझसे कर दें। मैं अपने और सिया के बीच एक मजबूत रिश्ता चाहता हूँ। भले शादी अभी कर दें, विदाई उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद कर देना, मुझे कोई जल्दी नहीं। शौर्य की बात तो उन लोगों के समझ में आ गई थी और दोनों ने ही हाँ में सर हिलाया था। रात में सब सुनील साहब के घर टेबल पर खाने पर मौजूद थे, सिवाय आर्यन के। कल से न जाने वो कहाँ बिजी था। आराध्या को उसकी कमी महसूस हुई। अभी वो प्लेट में चम्मच घुमा रही थी जब आर्यन ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ और आराध्या के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। आराध्या पल भर के लिए सटपटाई थी, पर उसकी हरकत पर शौर्य के अलावा किसी ने गौर नहीं किया था। आराध्या ने उसके पैर पर अपना पैर मारा था तो वो निगाहें झुकाए धीरे से मुस्कुराने लगा। कहाँ बिजी हो आजकल आर्यन? अमित साहब ने खीरा मुंह में डालते हुए कहा। बस अंकल, जल्दी ही कामयाब होने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्यन की बात का मतलब आराध्या अच्छे से समझ चुकी थी। जल्दी में सही गलत का फ़र्क मत भूलना आर्यन, ये शौर्य की तरफ से बोला गया था। डोंट वरी भाई, आपका ही भाई हूँ। आर्यन ने मुस्कुराती नज़रों से शौर्य को देखा था तो होंठ भींच गया। अंदाज साफ था कि वो बच्चा नहीं है, ना ही किसी बात से अनजान है। खाना बेहद अच्छे माहौल में खाया गया। फिर अमित जी की फैमिली अपने घर को रुखसत हो गई थी। आराध्या बेटा, अमित साहब उसके कमरे में दरवाज़ा खोलकर दाखिल हुए थे। सिया का कमरा अलग था, लेकिन इस वक्त वो आराध्या के कमरे में ही बैठी हुई थी। अमित जी को देखकर उसके कान फौरन खड़े हुए थे। पापा, आराध्या किताब एक तरफ रखते मुस्कुराई। सिया बाहर जाओ, मुझे आराध्या से ज़रूरी बात करनी है। अमित साहब के कहने पर उसने मुंह बनाया। ये गलत बात है पापा, लेकिन चलो फिर भी मैं जा रही हूँ। वो मुंह बनाते कमरे से निकल गई। हाँ, दरवाज़ा बंद करते ही उसने कान कमरे के दरवाजे से लगाए थे। पापा, आप और मामा जब से वापस आए हैं परेशान लग रहे हैं, आराध्या ने बहुत ही फिक्रमंदी से कहा था। बेटा, मुझे तुमसे बहुत ही समझदारी की उम्मीद है। अगर मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कोई फैसला लें तो क्या तुम्हें कबूल होगा? अमित साहब के कहने पर आराध्या का दिल धड़क उठा। वो जानती थी बाप बेटी से ऐसी बात कब करता है। न जाने क्यों अचानक आंखों के सामने आर्यन का चेहरा आया था, जिसे उसने फौरन झटका। भला वो कब से उसके बारे में सोचने लगी। कहो आराध्या। आराध्या को खामोश देखकर उन्होंने फिर से पूछा तो आराध्या चौंकी। पापा, आपको मेरी ज़िंदगी का हर फैसला मुझसे पूछे बगैर करने का हक है, वो सुकून से मुस्कुराती हुई बोली। तो अमित साहब के होंठ मुस्कुराए। हाँ, पर तुम्हें पूरा हक है जानने का कि मैं तुम्हारे हक में क्या फ़ैसला कर रहा हूँ। सुनील के दोस्त के बेटे का रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। रिश्ता अच्छा है, उसके ख़ानदान वाले दुबई में सेट हैं, बस वो जल्दी से शादी करना चाहते हैं। मुझे और तुम्हारी माँ को ऐतराज़ नहीं। अमित साहब के कहने पर उसका दिल पता नहीं क्यों अंधेरे में डूबने लगा। पापा, इतनी जल्दी क्यों? और दुबई? वो परेशान हुई। बेटा, दुबई ना समझो, दूसरे शहर जा रही हो ऐसा समझो। मैं और तुम्हारी माँ आते जाते रहेंगे और तुम भी जब चाहो आती रहना। अमित जी के कहने पर उसकी आंखें भीग गईं। एक बार फिर से आर्यन का चेहरा आंखों के सामने आया और इस बार उसे अपनी बदलती हालत पर गुस्सा आया। ठीक है पापा, जैसा आपको सही लगे। अमित साहब ने उसका माथा चूमा और सर पर हाथ रखते कमरे से निकल गए। अभी कमरे का दरवाज़ा खोला ही था कि अचानक दरवाज़ा खोलने पर दरवाजे से कान लगाए खड़ी सिया उनके कदमों में गिरी थी। सिया, उन्होंने नाराज़गी से उसे देखा। पापा, मैं तो सिर्फ चेक कर रही थी कि अंदर की आवाज़ बाहर आती भी है या नहीं। शर्मिंदगी से हंसते हुए सर खुजाते खड़ी हुई तो अमित जी उसे नाराज़गी से देखते कमरे से चले गए। सिया जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद करती आराध्या के पास आई थी। आराध्या की भीगी नज़र देखकर चौंक गई। तुम क्यों रो रही हो पागल? सिया उसके सामने बैठते हुए बोली। बस दिल अजीब सा हो रहा है, आराध्या ने आंसू साफ करते कहा। ओ पागल, तुम जानती नहीं हो तुम्हारी कितनी टाइट बंदे से शादी हो रही है।
इंटरनेशनल पायलट है वो। उसका बाप एक एजेंसी में है। दुबई में रहोगी, कितने ऐश होंगे तुम्हारे। जिस देश में तुम्हारा पति जाएगा तुम भी साथ जाओगी। सिया खुशी से उसे फ़ायदे गिनवा रही थी, जबकि आराध्या एकदम खामोश बैठी थी। अब हम दोस्त हैं ना? आर्यन की आवाज़ कानों में गूंजी। दिल पर जैसे भारी पत्थर आने लगा था। आज तक उसे आर्यन के लिए कुछ भी महसूस नहीं हुआ था सिवाय गुस्से के, पर अब जब वो फाइनली उससे छुटकारा पाने वाली थी तो दिल बेहद अजीब सा हो रहा था। आराध्या कहाँ खो गई? सिया ने उसके आगे चुटकी बजाई। सिया, एक बात बताओ, तुम्हें जब शौर्य भाई से मोहब्बत हुई थी तो क्या महसूस हुआ था? मतलब कैसे मालूम हुआ कि तुम्हें उनसे मोहब्बत हो गई है? आराध्या ने सादगी से पूछा, जबकि सिया का गला तक कड़वा हो गया था, जैसे कड़वा करेला खा लिया हो। मोहब्बत? और वो भी उस शौर्य से? ख्याल ही जानलेवा था। मुझे हर तरफ चाकू, अंधेरा, गुंडे, जख्मी इंसान और डेड बॉडी नजर आ रहे थे। वो बहुत सोच समझकर जवाब दे रही थी, जबकि आराध्या ने उसके मुंह पर जोर से तकिया मारा। तुमसे तो बात ही करना बेकार है, जाओ यहाँ से। आराध्या गुस्से से बोली। अरे यार, मैं सच कह रही हूँ। शौर्य को सोचकर मेरे दिमाग में सिर्फ यही आता है। और हाँ, बाथटब में डूबना भी, वो फौरन बोली। पर आराध्या को गुस्से से घूरते देखकर हाथ ऊपर उठाती कमरे से निकल गई। हे भगवान, मैं अपने कमरे में अकेली नहीं सोऊंगी। अब तो हालात और भी खतरनाक हो गए हैं, और भी बुरे सपने आएंगे। वो सोचती हुई अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ी थी, इस बात से बेखबर जिसके डर से वो माँ के कमरे में सो रही थी हमेशा के लिए उसी के कमरे में जाने वाली थी। दिल खाली खाली लग रहा है। मैं अपनी दोस्त को बहुत मिस कर रहा हूँ। आराध्या के फ़ोन की मैसेज टोन बजी थी। मोबाइल उठाया तो आर्यन का मैसेज था। मैसेज का जवाब दिए बिना आराध्या ने फ़ोन बंद कर दिया। ये उसकी शायद कुछ समय की ऐसी हालत थी जो जल्दी ही ख़त्म हो जानी थी। आगे कुछ दिन बहुत बिजी गुजरे थे। संजना जी शॉपिंग में बिजी थी। आराध्या तो कमरे में बंद होकर रह गई थी। शॉपिंग में उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। सब संजना जी पर छोड़ दिया था। बस यूनिवर्सिटी से घर तक सीमित होकर रह गई थी, बल्कि सिया हर जगह शॉपिंग पर जा रही थी, इस बात से बेखबर कि उसकी शादी भी आराध्या की शादी के साथ ही तय पाई गई थी। पूजा जी भी तैयारियों में बिजी थी। आर्यन, जो इतने दिनों से राहुल के साथ अपना टास्क कंप्लीट करने में लगा हुआ था, आज कामयाब होने पर फुर्सत से घर लौटा था। उसने आराध्या के लिए एक डायमंड ब्रेसलेट भी खरीदा था। मामा कहाँ है? उसने किचन से निकलती नौकरानी से पूछा। वो दुल्हन का ड्रेस लेने गई हैं जी, नौकरानी ने बताया। दुल्हन का ड्रेस? अच्छा, अब समझा। वो भाई और सिया की शादी है तो उसका ड्रेस लेने गई होंगी। अरे नहीं सर, वो दुल्हन का ड्रेस सिया मैडम के लिए नहीं बल्कि आराध्या मैडम के लिए लेने गई हैं, नौकरानी ने उसे बताया, जबकि आर्यन बुरी तरह चौंक उठा। 1 मिनट, क्या मतलब है इस बात का? आराध्या के लिए दुल्हन का ड्रेस क्यों? आर्यन ने जल्दी से पूछा। आपको नहीं पता? आने वाले हफ्ते में ही आराध्या मैडम की शादी हो रही है, बड़े मालिक के दोस्त के बेटे से, नौकरानी ने आम से अंदाज में बताया था। पर आर्यन के सर पर जैसे बम गिरा था। कुछ पलों के लिए उसकी जबान जैसे कुछ भी बोलने के काबिल नहीं थी। अगले ही पल वो उठकर तेजी से कमरे से निकला और आराध्या के घर गया था। पर वहाँ नौकरानी से मालूम हुआ कि आराध्या यूनिवर्सिटी गई थी और बाकी सब लोग शॉपिंग पर। सख्ती से मुट्ठियां भींचते हुए वो वापस अपनी गाड़ी में बैठा। अब उसका रुख आराध्या की यूनिवर्सिटी की तरफ था। रफ ड्राइविंग करते हुए वो यूनिवर्सिटी पहुंचा था। उसकी स्पोर्ट कार जैसे ही यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में रुकी थी, लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया था। वो गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। निगाहें बाहर निकलते लोगों पर जमी थीं। उसने वक्त देखा। आराध्या के आने का भी समय हो चुका था। उसका चेहरा बहुत हद तक लाल हो रहा था। बाजू की रगें भी उभरने लगी थीं। जब कुछ देर के बाद उसे आराध्या अपनी दोस्त के साथ आती नजर आई, आराध्या की निगाह भी उसके ऊपर पड़ी थी और कदम पल भर को रुक गए। पर अगले ही पल यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ बढ़ गई। आर्यन तिलमिलाया था। उसके पास पहुंचा। गाड़ी में बैठो, वो इतनी सख्ती से बोला था कि आराध्या के साथ चलती उसकी दोस्त हैरत से कभी एक नज़र आराध्या को तो कभी एक नज़र आर्यन को देखती हुई बाहर निकली थी। ये क्या बदतमीजी है आर्यन, रास्ता छोड़ो मेरा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। आराध्या बेलचक शब्दों में कहती साइड से गुजरने लगी कि आर्यन ने जोर से उसका बाजू दबोचा। पकड़ इतनी सख्त थी कि आराध्या को अपने बाजू पर तकलीफ का एहसास हुआ। तुम पागल हो गए हो? छोड़ो मेरा बाजू, कहा ना नहीं जाना तुम्हारे साथ। अगर बाजू न छोड़ा तो मैं शोर मचाऊंगी, गार्ड को बुला लूंगी। वो अपना डर छुपाती बोली तो आर्यन नामे सर हिलाता मुस्कुराया था। आप तो गिरगिट से भी ज़्यादा जल्दी रंग बदलती हैं। मुझसे वादा करके 2 दिन पहले दोस्ती की
और पीछे से शादी भी कर रही हैं। वो दांत पीसते बोला, आर्यन मेरा बाजू छोड़ दो वरना। आराध्या बेबसी से बोली, वरना क्या? आपको लगता है मैं किसी से डरता हूँ? शोर मचाएंगी? रुकिए, ये परेशानी मत उठाइए, मैं खुद ही शोर मचाता हूँ। वो गुस्से से बोला। तो आराध्या अब घबराई थी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? ठीक है फिर गाड़ी में बैठो, आर्यन ने उसके बाजू पर जोर देते कहा। मैं नहीं बैठ सकती, तुम्हारे इस पागलपन का मेरे पास कोई इलाज नहीं। आराध्या अपना बाजू छुड़वाने लगी। जब आर्यन ने उसकी बात नज़रअंदाज करते उसे अपनी गाड़ी की तरफ धकेला। कई लोग उनकी ओर देख रहे थे। आराध्या को अपनी गाड़ी में बिठाने के बाद उसने जोर से दरवाज़ा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। आर्यन, अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं सब कुछ पापा को बता दूंगी। आराध्या ने अपने हाथ से आंसू साफ करते आर्यन को डराना चाहा। आपको अंकल को मेरे बारे में ये रिश्ता होने से पहले बताना चाहिए था। क्या मैं बेवकूफ़ लगता हूँ आपको? आपने रिश्ते के लिए हाँ क्योंकि? आर्यन बुरी तरह दहाड़ा तो आराध्या अपना सर पकड़कर रोने लगी। क्योंकि वो रिश्ता मेरे पापा तय कर चुके थे, मैं इनकार नहीं कर सकती थी। इस बार वो बेबसी से चिल्लाई थी, आपको मना करना पड़ेगा, आप मेरी दीवानगी नहीं जानती अभी। आर्यन ने कहते गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है आर्यन, नहीं करनी मुझे तुमसे शादी, समझे तुम? अब गाड़ी रोको। मगर आर्यन ने गाड़ी की स्पीड और भी तेज़ कर दी। आप घर जाएंगी? अंकल आंटी को इस रिश्ते से इनकार करेंगी, मैं मामा पापा को आपके घर रिश्ता लेकर भेजूंगा। आर्यन ने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। ये बात तुम स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? मुझे जान से मारना चाहते हो तो मार दो, मैं तब भी यही कहूँगी कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। आराध्या अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई तो आर्यन ने झटके से ब्रेक लगाया। वो बेयकीनी से आराध्या को देखने लगा। आंखों में अचानक ही बेबसी और गुस्से के मारे नमी उतरने लगी। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? आपको मुझ पर तरस नहीं आता? मेरी हालत मरने जैसी हो गई है, आप किसी और की हो जाएंगी ये सोचकर मेरा दिल फट रहा है। वो बेबसी से बोला तो आराध्या निगाहें चुराते बाहर देखने लगी। गहरी सांस लेते खुद पर बर्दाश्त किया। आंखों से अचानक ही आंसू गिरने लगे। तुम्हें जो समझना है समझ लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो बेदर्दी की हद पर थी। मैं मर जाऊंगा आराध्या। आर्यन के बोलने पर उसने निगाह उठाकर आर्यन को देखा था और लगा कि दिल डूब जाएगा। उसने पहली बार आराध्या को इतने दर्द भरे अंदाज में पुकारा था। कोई किसी के बगैर नहीं मरता, वो धीरे से बोली थी और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। सड़क पर पीछे होते ही उसने कैब बुक की थी और आर्यन के सामने ही वहाँ से निकल गई। कैब में बैठते ही उसकी आंखों से किसी झरने की तरह आंसू बहने लगे थे। वो गाड़ी की सीट से सर टिका गई। नज़रों के सामने कुछ दिन पुराना धुंधला वो दोपहर का मंजर घूमने लगा। दोपहर के 2 बजे वो कमरे में कुछ टॉपिक पढ़ने में बिजी थी। उसके आसपास किताबें बिखरी हुई थीं। सिया न जाने कहाँ गायब थी और आराध्या ने भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि जब सिया कमरे में होती थी तो वो ध्यान से पढ़ाई नहीं कर पाती थी। अचानक ही कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया। उसने थकी हुई सांस ली। सोचा शायद सिया वापस आ गई है। तुम? उसके शब्द गले में अटक गए थे जब उसने आर्यन को दरवाजे पर खड़े देखा। मुझे केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहे, क्या आप मेरी मदद करेंगी? वो संजीदगी से बोला तो आराध्या ने आंखें बंद करके खुद को संभाला। तुम बहुत जिद्दी हो आर्यन। वो आर्यन को घूरने लगी। वो तो आप हैं। मुझे थप्पड़ मार दिया। अपने गाल को धीरे से छूते हुए वो मुंह बनाकर बोला था तो आराध्या ने नजरें फेर लीं और मुझे जरा भी अफसोस नहीं हुआ उस थप्पड़ को मारने का। आराध्या की बात पर आर्यन ने गहरी सांस ली। जी हाँ, काफ़ी जालिम हैं आप। खैर मुझे कुछ चैप्टर समझा दें। मामा ने कहा है कि आप मुझे पढ़ा देंगी। उसने जानबूझकर पूजा जी का नाम बीच में लिया था क्योंकि वो जानता था आराध्या पूजा जी के नाम पर इनकार नहीं करेगी। किताबें खोलो। माथे पर बल डालते हुए उसने आर्यन को सामने बैठने का इशारा किया। हालांकि खुले दरवाजे से बार बार बाहर देखने की कोशिश कर रही थी। दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि सिया वापस आ जाए क्योंकि आर्यन के साथ इस तरह अकेला रहना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। क्या आप इस तरह पढ़ाएंगी? आर्यन ने मुंह बनाते हुए कहा, जो उसे जल्दी जल्दी पढ़ा रही थी। तो क्या मैं तुम्हें अपने सर पर बिठाकर पढ़ाऊं? वो उसे कच्चा चबा जाने के मूड में थी। आपका सर बहुत छोटा है, मेरे बैठने से टूट जाएगा। बेहद संजीदगी से उसने मजाक में जवाब दिया था। मेरा मतलब है थोड़ा ठहर ठहर कर समझाएं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पीछे कोई भूत लग गया है। आराध्या की नाराज नज़रों के घूरने पर आर्यन ने फौरन अपने मुंह पर उंगली रख दी।
इस बार आराध्या सुकून से उसे समझाने लगी, लेकिन आर्यन की निगाहें कॉपी की बजाय आराध्या के चेहरे पर जमी हुई थीं। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लिखा है? उसने पेंसिल जोर से कॉपी पर पटकते हुए बहुत ही झुंझलाहट का शिकार होते हुए कहा था। एक तो उसे सवाल हल नहीं हो रहा था, ऊपर से आर्यन की नज़रें उसे परेशान कर रही थीं। नहीं, मैं बस आपको देखकर ये सोच रहा था कि आप प्रोफेसर कैसे बन गई। कि अंकल ने आपको पास करवाने के लिए कोई सिफारिश या रिश्वत दी थी? उसके सवाल पर आराध्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी इस बेकार का बात का मतलब क्या है? आराध्या का सांस तेज होने लगा। आप फार्मूला ही गलत लगा रही हैं। खैर छोड़िए, अगर मैं आपसे पढ़ा तो फेल हो जाऊंगा। वो शरारत से मुस्कुराते हुए अपनी किताबें वापस समेटने लगा। अब मुझे मामा को जाकर बताना पड़ेगा कि आपको कुछ भी नहीं आता। वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा था जब आराध्या तेजी से उसके सामने आ गई। तुम अभी कमरे से बाहर नहीं जा सकते। तुम बैठो, मैं तुम्हें समझाऊंगी। तुम्हारे घूरने की वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। माथे पर बल डाले हुए उसने दांत पीसते हुए कहा, यह तो जुल्म है यार, मुझे आपसे नहीं पढ़ना। वो आराध्या के पहलू से निकलने लगा। क्या चाहते हो, एक के साथ दूसरा गाल भी लाल कर दूं? वो गुस्से में बोली, लेकिन फिर आर्यन का चेहरा शांत होते देख घबरा गई। मेरा मतलब है। शब्द उसके मुंह में ही रह गए थे जब आर्यन ने अपना गाल उसके आगे कर दिया। अगर ख्वाहिश है तो मार लें, आवाज़ भी नहीं निकलेगी, सच्ची। वो बेहद दिलकश अंदाज में मुस्कुरा रहा था कि आराध्या एकदम से रुक गई। क्या उसके अंदर बिल्कुल भी अना नहीं थी? परेशान ना हो, आप सही समझा रही थी। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे बस कुछ देर आपके करीब से देखने का दिल कर रहा था, इसीलिए आया था। पर अब एक ज़रूरी काम से जाना है। नज़र भरकर आराध्या को देखते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। पर आराध्या का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो दोनों ही इस बात से अनजान थे कि आने वाला वक्त उनके लिए क्या तूफान लाने वाला था। जिस मोहब्बत का दम आर्यन राठी भरता था, वो शायद नफरत में बदलने वाली थी। वो गुस्से से घर लौटा था। अपने कमरे में दाखिल होते दरवाज़ा पूरी ताकत से बंद किया था। फिर दरवाजे की पीठ से टेक लगाते गहरी गहरी सांसें भरी थीं जब अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन देखी तो राहुल का नाम जगमगा रहा था। उसके होंठ सख्ती से आपस में भेजे और अगले ही पल पूरी ताकत से मोबाइल ज़मीन पर दे मारा। आराध्या, वो चीखता हुआ ज़मीन पर बैठा था और फिर कुछ ही पलों में कमरे की हर चीज़ को तहस नहस करके तोड़ फोड़ चुका था। उसने कांपते हाथों से अपनी ड्रेसिंग टेबल के नीचे वाला दराज खोला। अंदर सिगरेट का डिब्बा था। वो सिगरेट का आदी नहीं था। ये सिगरेट राहुल की थी जो वो गाड़ी में भूल गया था। लरसते हाथों से उसने सिगरेट जलाई थी और होठों में दबाई। एक गहरा कश लेते बेड से टेक लगाते उसने गहरी सांस ली। दिमाग की नसें कुछ ढीली पड़ी। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर कमरे का दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर पूजा जी खड़ी थीं। वो बेयकीनी से उसे सिगरेट पीते देख रही थीं। आर्यन ने निगाह उठाकर बिना किसी भाव से अपनी माँ को देखा था। आर्यन, उन्होंने सदमे की हालत में उसे पुकारते हुए आगे बढ़ी थीं। अगले ही पल उसके हाथ से सिगरेट छीनकर डस्टबिन में फेंक दी। उजड़ा हुआ कमरा कुछ गलत होने की गवाही दे रहा था। तुम ठीक हो? ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? पूजा जी का दिल तड़प उठा था। मेरी हालत इससे भी बुरी हो जाएगी, या फिर मुमकिन है मैं मर ही जाऊं अगर आराध्या की शादी किसी और से हो गई। वो भीगे शब्दों में पूजा जी का हाथ थाम कर बोला और उन्हें पत्थर कर गया। तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो? शादी होने वाली है उसकी, और फिर बड़ी है तुमसे। अभी उन्होंने इतना ही कहा था जब आर्यन उनका हाथ छोड़ता चिल्लाते हुए पीछे हटा था। क्या छोटा 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 लगा रखा है? मोहब्बत उम्रों का फ़र्क नहीं देखती माँ। बहुत मोहब्बत करता हूँ आराध्या से। वो भी ये कहकर मुझे दुत्कार देती है कि मैं छोटा हूँ। उसके इस तरह चिल्लाने पर पूजा जी की जबान जैसे तालू से लग गई। मेरी हालत को समझें, कोशिश करें कोशिश करें समझने की कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो एक खिलौने की जिद कर रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी मांग रहा हूँ मम्मा, मोहब्बत मांग रहा हूँ अपनी। अगर ना मिली तो आप सब लोग मुझे खो देंगे। वो रोते हुए वहीं बेड पर बैठ गया था। पूजा जी मुंह पर हाथ रखे हैरान नज़रों से उसे देखती उसके पास बैठी थीं। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया आर्यन? अब तो उसकी शादी तय हो चुकी है। शादी तय हुई है? हुई तो नहीं ना, शादी तो टूट भी सकती है। प्लीज़ आप पापा से बात करें, उनको मेरी हालत बताएं। वो पूजा जी के हाथ हाँ में विनती करते बोला। तो पूजा जी उसके गाल पर हाथ रखती सर हाँ में हिलाने लगी। चिंता मत करो, मैं बात करूँगी, लेकिन तुम रोना तो बंद करो। पूजा जी ने उसके आंसू साफ किए जैसे किसी छोटे बच्चे को बहलाया जाता है। अब वादा करें आराध्या की शादी मुझसे ही होगी। वो जिस दर्द से पूछ रहा था
पूजा जी इनकार न कर सकीं और उससे वादा करते कमरे से निकल गईं। कमरे से बाहर निकलते उनकी हालत आर्यन से अलग नहीं थी। सारी खुशी गम में बदल गई थी। वो जानती थीं कि शादी टूटना अब नामुमकिन है, पर वो माँ थीं, इरादा कर चुकी थीं कि आज ही सुनील जी से बात करेंगी। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, आंगन के फटीचर हालत और बाहर रखी हुई एक खस्ता हाल लकड़ी की चारपाई देकर उसके माथे पर बल पड़ गए। उसके पापा गहरी नींद में सोए हुए थे और एक पीले रंग का मध्यम रोशनी वाला बल्ब मुश्किल से माहौल को हल्की सी रोशनी दे रहा था। उसने लंबी और उलझन भरी सांस खींची और दिल पर बोझ लिए अंदर की तरफ बढ़ा। इस तरक्की भरे जमाने में भी ये घर एक पुराने खंडर जैसा दिखाई देता था। वो फौरन ही अपने कमरे में चला आया, जहाँ छत से एक पुराना सा पंखा धीरे धीरे चल रहा था। कमरे के बीच में एक मामूली सा बेड और एक 2 पल्लों वाली अलमारी थी। ड्रेसिंग टेबल पर बाकी सब चीज़ों के उलट सिर्फ खुशबू की एक शीशी रखी हुई थी। ये शीशी यकीनन इस टूटे घर की कुल कीमत से कहीं ज़्यादा थी। कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता था कि वो ख़ास तौर पर तैयार कराया गया 30 मिलियन लागत का परफ्यूम था, जिसकी महक दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं थी। वो खुद को बेड पर ढेर करता हुआ लेट गया और थकान से अपने सर को मसलने लगा। उसी पल उसे दरवाजे पर किसी की हल्की सी दस्तक महसूस हुई। ये आहट सुनते ही उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ पड़ी थी। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें कि रात के वक्त मेरे कमरे में मत आया करो, उसने बेहद गुस्से से बगैर देखे कहा। दरवाजे पर खड़ी नताशा उसके कड़े शब्दों पर अपने होंठ सख्ती से भींच गई। मैं तो सिर्फ खाने का पूछने आई थी, उसने बेहद धीमी आवाज़ में सफाई दी। इस पर राहुल का गुस्सा और भी भड़क उठा। जाओ यहाँ से, उसने ठंडे शब्दों में हुक्म दिया। तो नताशा दिल पर पत्थर रखकर एक कदम पीछे हट गई। वो वापस अपने कमरे में आई, दरवाज़ा बंद किया और हिचकियों के साथ रोने लगी। वो उसका मंगेतर था, मगर ये बेरहमी क्यों? क्या वजह उसकी बेरोजगारी थी? लेकिन इस समय नताशा का क्या कसूर था? जब तक नताशा की माँ जिंदा थी तो राहुल नताशा से बहुत अच्छे से पेश आता था, क्योंकि नताशा राहुल की माँ के दोस्त की बेटी थी और उनका रिश्ता बहुत पहले ही जुड़ चुका था। मगर अब हर गुजरते दिन के साथ राहुल ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दी थी और नताशा को डर था कि कहीं वो ये रिश्ता ही ख़त्म ना कर दे। दूसरी तरफ नताशा के जाते ही राहुल ने खाली दरवाजे को देखा था। तुम अपनी माँ को कब बताओगे कि तुम अपने उस मंगेतर से शादी नहीं कर सकते? तुम मुझसे प्यार करते हो। एक गुस्से से भरपूर मगर खूबसूरत आवाज़ उसके कानों में गूंजी। मैं जल्दी ही बात करूँगा उनसे, उसने थोड़े लाड बढ़े अंदाज में जवाब दिया था। कब? अब तो वो बेआसरा बनकर तुम्हारे ही घर में रह रही है। राहुल, कहीं तुम्हारा दिल उसकी मासूमियत पर तो नहीं आ गया? लड़की ने जज्बात में आकर पूछा। नहीं, मेरा दिल किसी पर भी नहीं आया। मैं माँ को जल्दी ही मना कर दूंगा, बस तुम अपने घर वालों को तैयार रखना, उसने बड़े यकीन से कहा। फिर वो अचानक बेड से उठकर बैठा था। इस सालगिरह पर तुम मुझे क्या तोहफा दोगे राहुल? दोबारा से आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। आज 15 जुलाई थी, उसकी सालगिरह। बस करो, खामोश हो जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, वो एकदम जोर से चिल्ला उठा था। उसकी चीख सुनकर दूसरे कमरे के दरवाजे से टेक लगाकर बैठी रोती हुई मासूम सी लड़की ने सुनी, वो और भी जोर से सिसकने लगी। वो बेड पर औंधे मुंह लेटी किसी खास ख्याल में गुम थी जब दरवाजे पर दस्तक देती नौकरानी अंदर दाखिल हुई। सिया मैडम, आपको बड़ी मालकिन बाहर बुला रही हैं, नौकरानी ने सर झुकाकर कहा। आ रही हूँ, आप जाओ। सिया के कहने पर नौकरानी बाहर चली गई। सिया जोरदार अंगड़ाई लेते कमरे से बाहर निकली। बातों की आवाज़ डाइनिंग रूम से आ रही थी। वो डाइनिंग रूम में दाखिल हुई तो पहली निगाह अमित जी पर पड़ी थी। वो उनके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। दूसरी तरफ बैठे इंसान पर निगाह पड़ी, क्योंकि वो भी वहीं पर था। सिया, ये क्या हुलिया बना रखा है? संजना जी उसके उजड़े बाल देखते गुस्से से पूछने लगी। कुछ नहीं मामा, सोने के लिए लेटी थी, इसीलिए ऐसे हो रहे हैं। खैर, आपने क्यों बुलाया? सिया ने कहते अपने आगे रखे पानी के जग से अपने लिए एक गिलास पानी निकाला था। सिया, तुम शौर्य के साथ शॉपिंग पर चली जाओ, अपने लिए शादी का जोड़ा ले लो, उन्होंने सुकून से कहा, जबकि सिया के माथे पर बल पड़े। मामा, कुछ तो भगवान का डर करें, ऐसे कैसे साथ चली जाऊं अकेली, वो भी उस कातिल के? उसने आखिरी बात धीरे से कही थी ताकि प्रिया जी सुन न सकें। मामा, मैं आपके साथ जाकर ले लूँगी, वैसे भी आराध्या की शादी है, मेरी नहीं। वो लापरवाही से कहते पानी का गिलास होंठों से लगा गई। एक ही घूंट लिया था जब शौर्य ने गला खकारा। सिया ने गर्दन मोड़कर देखा तो शौर्य उसकी बराबर वाली कुर्सी पर बैठा उसे ही देख रहा था। आराध्या के साथ तुम्हारी भी शादी हो रही है,
संजना जी ने सुकून से उसके सर पर बम फोड़ा था। नो नेबर मामा, मेरी शादी। उसके मुंह से पानी फव्वारे की सूरत में निकलता सामने बैठे शौर्य के मुंह पर गया था, जबकि संजना जी और अमित जी का मुंह खुला का खुला रह गया था और शौर्य मुट्ठी बंद करते जब से आंखें बंद कर गया। सिया, ये क्या बदतमीजी है, अमित जी ने गुस्से से पुकारा, जबकि संजना जी जल्दी से उठकर शौर्य का मुंह टिश्यू से साफ करने लगी। इट्स ओके आंटी, मैं कर लूँगा। संजना जी के हाथ से टिश्यू लेते शौर्य ने खुद अपना चेहरा साफ किया, हालांकि नज़रें खूंखार हो रही थीं। सो सॉरी, पर मैं अभी शादी नहीं कर सकती, वो फौरन कहती खड़ी होने लगी, जब शौर्य ने उसका बाजू पकड़ते उसे वापस बिठाया। अपने माँ बाप के सामने वो शौर्य की इस हिम्मत पर दंग रह गई थी। जब बड़े बात कर रहे हों, जब तक उनकी बात ख़त्म न हो जगह छोड़कर नहीं उठते। उसे वार्निंग करता वो सिया को वापस बैठने पर मजबूर कर गया था। पर पापा, ये तो ज्यादती है, आप मुझसे पूछे बगैर कैसे मेरी शादी तय कर सकते हैं, वो विनती करते अंदाज में उतर आई थी। तुमसे क्यों पूछना चाहिए मुझे, अमित जी ने गुस्से से पूछा। एक बेटी आज्ञाकारिता की हद पर थी और दूसरी बेटी लापरवाही और जिद्दीपन की हद पर। आपने आराध्या से भी तो पूछा था ना, वो बेटी है तो क्या मैं आपकी बेटी नहीं, वो सदमे की हालत में बोली। वो तो जल्द से जल्द शौर्य के खिलाफ सबूत ढूंढकर इस मंगनी को तोड़ने का इरादा रखती थी और बात यहाँ शादी तक पहुँच गई थी। आराध्या की अरेंज मैरिज है इसलिए पूछा, पर तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी पसंद से तय हुआ है। सिया, मत भूलो। फिर तुम्हें शादी पर ऐतराज क्यों है। इस बार संजना जी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा था। वो गुस्से के मारे अंदर ही अंदर बल खाकर रह गई और एक खा जाने वाली नज़र अपने साथ बैठे शौर्य को देखा था, जो बेहद खामोशी से इस ड्रामे को देख रहा था। मैं मानती हूँ ये मेरी पसंद की शादी है मामा, पर मैं इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। प्लीज़ पापा समझें, मेरी पढ़ाई। अमित जी ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा तो वो कुछ शांत हुई। शौर्य उठकर बाहर निकलने लगा जब अमित जी की आवाज़ पर कदम रुके। गाड़ी निकालो शौर्य, सिया 5 मिनट में आ रही है। अमित जी के कहने पर वो ओके कहता बाहर निकल गया, जबकि सिया बेयकीनी से अपने बाप को देखने लगी। अच्छी बेटियां कभी भी माँ बाप को दूसरों के आगे शर्मिंदा नहीं करती, वो माँ बाप के फैसलों की लाज रखती हैं। वो नरमी से कहते उठकर खड़े हुए थे। तैयार होकर फौरन शौर्य के साथ जाओ, वो ज़्यादा देर इंतजार नहीं करेगा। इस बार उसने अमित जी के कहने पर निगाह झुका ली। आंख से आंसू टूटकर गाल पर आ गया था, होंठ हल्के से कांप उठे थे। ये मोहब्बत की शादी उसके गले का फंदा बन गई थी, वो भी वो मोहब्बत जो उसने कभी की ही नहीं थी। वो अपने कमरे में गई, कपड़े बदले, एक सादा सा वाइट कुर्ता पहना और एक ब्लू कलर की जीन्स, गले में दुपट्टा डाले वो बाहर आई थी। शौर्य पोर्च में ही खड़ा था। वो खामोशी से सर झुकाकर खड़ी हो गई। शौर्य ने एक भरपूर निगाह उसे सर से लेकर पैर तक देखा था और गाड़ी में बैठने का इशारा करते खुद भी गाड़ी में बैठ गया। कुछ खाओगी, उसने बिल्कुल खामोश देखकर शौर्य ने नरमी से पूछा, जबकि सिया के माथे पर बल पड़ा था और उसे इग्नोर करती खिड़की से बाहर देखने लगी। गाड़ी एक बड़े से मॉल के सामने रुकी थी। ये डिजाइनर शॉप थी। शौर्य फ़ोन पर बिजी था, जबकि वो सेल्स बॉय सिया को ड्रेस दिखा रहा था। ये कितने का है, एक ड्रेस देखते उसने बेदिली से पूछा। मैम 1 लाख, सेल्स बॉय ने बताया। इससे और महंगा दिखाओ, सिया ने चोर नज़रों से शौर्य को देखते धीरे से कहा। तो सेल्स बॉय हाँ में सर हिलाते अंदर चला गया और इस बार कुछ और भारी और महंगे ड्रेस उठाकर लाया। शौर्य ने सरसरी सी नज़र उस ड्रेस पर डाली और वापस फ़ोन पर बिजी हो गया। ये कितने का है, उसने दोबारा राजदारी से पूछा। मैम ये 2 लाख का है। सेल्स बॉय के बताने पर फ़ोन इस्तेमाल करते शौर्य के होंठ मुस्कुराए थे। इससे भी ज़्यादा कुछ और महंगा है, सिया ने धीरे से पूछा। तो दोनों सेल्स बॉय ने एक दूसरे को देखा और अंदर चले गए। वापस आए तो इस बार उनके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था। ये कितने का है, अंदर से निकलने वाला गोल्डन रंग का बेहद खूबसूरत ड्रेस देखते उसने तारीफी अंदाज में पूछा था। मैम ये 8 लाख का गाउन है। सेल्स बॉय के कहने पर सिया ने सुकून से सांस भरी और फिर तंजिया नज़रों से शौर्य को देखा था। ये पसंद है मुझे। सिया के कहने पर शौर्य फ़ोन बंद करता उसकी तरफ आया, एक नज़र ड्रेस पर डाली। और कितना वक्त लगेगा, शौर्य ने घड़ी में वक्त देखते पूछा। सिर्फ 5 मिनट और। सर इस ड्रेस का क्या करना है, सेल्स बॉय ने सिया की पसंद किए ड्रेस के बारे में पूछा। डिस्कार्ड। शौर्य के बोलने पर अपना दुपट्टा मुट्ठी में दबाती वो होंठ को चल गई। चंद मिनट गुजरे जब सेल्स बॉय एक भारी बैग उठाकर ले आया। शौर्य उठकर खड़ा हुआ और वो भी उसके पीछे चलने लगी। जब शौर्य ने कैश काउंटर पर कार्ड आगे बढ़ाया, तुम सिर्फ 8 लाख का पसंद कर रही थी, फिक्र मत करो,
मैंने जो तुम्हारे लिए पसंद किया है वो पूरे 15 लाख का जोड़ा है। कार्ड वापस पर्स में रखते उसने लापरवाही से कहा तो सिया आंखें फाड़े हैरत से उसे देखने लगी। मुझे जरूरी काम से जाना है, मैचिंग हील्स और ज्वेलरी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, शॉप से बाहर निकलते कहा, जबकि सिया बिना जवाब दिए उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। अभी गाड़ी कुछ ही आगे बढ़ी थी जब शौर्य के नंबर पर विजय की कॉल आने लगी। सर आप कहाँ हैं? विजय ने बेहद परेशानी से पूछा। बाहर हूँ काम से। क्यों? शौर्य ने गाड़ी दूसरी सड़क पर डालते पूछा और साथ ही नीचे झुकते गन निकाल ली थी। सिया की निगाहें तो गन को देखते ही फैल गई थीं। सर आपके साथ कोई और भी है क्या? विजय ने और भी परेशानी से पूछा। शौर्य के माथे पर बल पड़े। बकवास मत करो विजय, जो बात है सीधे से कहो। शौर्य गुस्से से बोला ही था कि तभी अचानक गाड़ी के पिछले शीशे पर गोली लगी थी, पर गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से बचत हो गई थी। डैम इट। फोन करते शौर्य ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थी, जबकि सिया के हाथ पांव फूल गए थे। ये क्या हो रहा है? वो घबराकर खिड़की से बाहर देखने लगी। नीचे झुको सिया, शौर्य सख्ती से कहते गाड़ी को तंग गलियों में मोड़ चुका था, जबकि सिया की निगाहें खिड़की से नजर आती 2 काली गाड़ियों पर ठहर गई थीं। इससे पहले गोली जाकर सिया के साइड के शीशे से टकराई थी। नीचे झुककर बैठो सिया, शौर्य ने गुस्से से दहाड़ते हुए सिया को नीचे झुकाते उसका सर अपनी थाई पर टिकाया था। हम मर जाएंगे। शौर्य वो नीचे झुकती शौर्य की थाई को मुट्ठी में दबोचती डर से बोली। उसके आंसुओं की नमी शौर्य को अपनी थाई पर महसूस होने लगी। शौर्य ने अपनी साइड की खिड़की का शीशा थोड़ा सा नीचे किया और हाथ बाहर निकालते अपने बराबर आती गाड़ी के टायर पर फायर किया था। वो गाड़ी तो लड़खड़ाकर पीछे रह गई थी, लेकिन एक बुलेट शौर्य के बाजू को चीरती गुजरी थी। पूरा हाथ उसका पल भर में ही लहूलुहान हुआ था। सब ठीक है सिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दर्द बर्दाश्त करते पल भर के लिए उसकी गाड़ी बुरी तरह लड़खड़ाई थी। उसने सिया की सिसकी पर सिया का सर थपकते हुए कहा और फिर कुछ आगे निकलने के बाद वो गाड़ियां पीछे रह गई थीं। कुछ दूर निकलते शौर्य ने गाड़ी की स्पीड नॉर्मल की थी। एक बार फिर फोन पर विजय की कॉल आ रही थी। फोन उठाते शौर्य ने उसे फौरन पहुंचने को कहा था। फोन काटा तो उसने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। सिया, वो अब तक उसकी थाई से चिपकी हुई थी। शौर्य ने उसे फौरन पुकारा तो वो सीधा हुई। उसका चेहरा लाल और आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। पूरे बदन में कपकपाहट थी। खून निकल रहा है। उसकी नज़र शौर्य के बाजू पर गई तो वो और भी बदहवास हुई थी। कुछ भी नहीं हुआ, बस ये छोटा सा जख्म है, शौर्य ने लापरवाही से कहा। फिर नज़र सिया के पर्स की तरफ गई। चार्जर है तुम्हारे बैग में? शौर्य के पूछने पर सिया ने कांपते हाथों से चार्जर निकाला। उसकी लीड मेरे बाजू पर बांधो, इतनी टाइट कि खून बहने में कमी आ जाए। शौर्य के कहने पर वो वैसा ही करने लगी, पर ताकत लगाना थोड़ा मुश्किल काम था। जैसे तैसे करके उसने चार्जर का वायर शौर्य के बाजू पर बांध दिया था। सिया की निगाहें अपने जख्मी बाजू पर जमी देकर उसने गहरी सांस लेते सिया को अपनी तरफ खींचा था। उसे अपने कंधे से लगाते हुए वो उसका सर धीरे धीरे थपकने लगा। डरो नहीं, तुम सिर्फ मुझसे डरते हुए अच्छी लगती हो, तुम्हें किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं है। शौर्य ने उसका सर थपकते हुए कहा तो वो बुरी तरह से सिसकती उसके सीने से लग गई। मुझे घर जाना है। घर ही जा रहे हैं, पर जो भी हुआ तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। शौर्य के कहने पर उसने उसके सीने से सर उठाया था और फौरन जल्दी जल्दी सर हाँ में हिलाने लगी। गुड गर्ल, आंसुओं को साफ करो। गाड़ी स्टार्ट करते शौर्य ने कहा तो वो दोनों हाथ चेहरे पर लाती जल्दी जल्दी अपना चेहरा साफ करने लगी, लेकिन आंसू कहाँ रुक रहे थे। एक बार फिर आंखों से निकलकर गालों पर बहने लगे। मैं नहीं छुपाऊंगी, मैं सबको सब कुछ बता दूंगी, पापा को सब कुछ बताऊंगी। आपके साथ मेरी शादी हो गई तो मैं तो आपके साथ मुफ्त में ही मारी जाऊंगी। वो हिचकियों के बीच बोली तो शौर्य उसे खामोशी से देखता रह गया। ठीक है, बता देना, फिर तुम्हारे पापा शादी के साथ साथ विदाई भी आज ही कर देंगे। बड़ी ही लापरवाही से कहते शौर्य ने गाड़ी स्टार्ट की तो सिया माथे पर बल डाले उसे घूरने लगी। मतलब मेरी विदाई नहीं हो रही, सिर्फ शादी होगी? हाँ, सिर्फ शादी की बात तय हुई है, विदाई तुम्हारी पढ़ाई के बाद होगी। ये सुनकर सिया को थोड़ा सा सुकून मिला था, लेकिन फिर वापस अपनी टोन में वापस लौट आई। मेरे पापा बेवकूफ़ नहीं हैं। तो मैंने कब कहा कि वो बेवकूफ़ हैं? लेकिन तुम पागल जरूर हो, अकल से फ्री लड़की। वो गुस्से से बुरी तरह झुंझलाया था। मैं पागल नहीं हूँ, पागल तो आप हैं। सिया भी फौरन बोली, बिल्कुल मैं ही पागल हूँ जो तुम जैसी पागल लड़की पर अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। मेरी बात कान खोलकर सुन लो सिया, अगर तुम्हारे मुंह से किसी के सामने एक शब्द भी निकला तो फिर मुझसे किसी भी रहम की उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हारी जान निकालने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा।
शौर्य जिस कदर सख्ती से बोला था, सिया रोते हुए गाड़ी से बाहर देखने लगी। शीशे पर नजर आता बुलेट का निशान देखते उसे झुरझुरी सी आई थी। सर, न जाने किन अज्ञात लोगों की गाड़ियां थीं। वहां के सीसीटीवी हमले के वक्त बंद कर दिए गए थे। गाड़ियां तो बरामद कर ली गई हैं, लेकिन हमलावर भाग गए हैं। विजय कमर के पीछे हाथ बांधे उसे खबर देते हुए अंदाज में बोला, ये कौन हो सकता है? कुछ अंदाजा है? शौर्य ने एक मेल को चेक करते विजय अंदाज में पूछा। नो सर, लेकिन उन लोगों का आपको मारने का इरादा नहीं था, सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए ये सब किया है। विजय की बात पर शौर्य ने गहरी सांस ली। अभी वो कोई और बात करता जब एक मेल मिलने पर उसके माथे पर गहरा बल पड़ा। ओह गॉड, ये टास्क किसने पूरा किया? शौर्य लगभग चीख उठा। मालूम नहीं सर, नए बंदे लगते हैं। अंदाज बिल्कुल अलग है, पर काम पूरा कर चुके हैं और कोई पहचान भी नहीं मिली उन लोगों की। विजय के कहने पर शौर्य ने अपना माथा रब किया। लेकिन सर, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? वैसे भी जो हुआ इससे हमारे काम में आसानी हो गई है। विजय ने कंधे उचकाए। हमारे काम में आसानी है, पर जो हुआ वो भी ठीक नहीं हुआ। जो लोग दवाइयों की इतनी बड़ी सप्लाई बॉर्डर से बाहर तक पहुंचा सकते हैं, वो कल को जुर्म की दुनिया में और भी आगे निकल सकते हैं। ये ठीक नहीं है। शौर्य ने माथे पर बल डाले कहा। हाँ, ये बात तो ठीक है सर, पर जिसने भी ये काम किया वो बहुत ही मंझा हुआ खिलाड़ी लग रहा है। खैर, अभी हमारा फोकस उन लोगों पर नहीं जाना चाहिए, हम उनको बाद में देख लेंगे। विजय के कहने पर शौर्य ने सर हाँ में हिलाया। तुम ठीक कह रहे हो विजय, मैं अब घर जा रहा हूँ, काम पूरा हो जाना चाहिए। शौर्य अपनी बात कहने के साथ ही बेसमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। मामा, संजना जी उसके कमरे में शादी का कीमती जोड़ा लेकर आई थीं। खुशी से आराध्या को दिखाती रहीं, और जब आराध्या ने उनको पुकारा था, उन्होंने चौंकर आराध्या की तरफ देखा तो उसकी आंखें रोई रोई और लाल थीं। मेरी बच्ची, रो क्यों रही हो? वो आराध्या के सामने बैठी नरमी से पूछने लगी। उन्हें यह नेचुरल लगा, जैसे हर लड़की शादी से पहले डरती है। क्या शादी ये ज़रूरी है मामा? उसने बर्दाश्त करते हुए पूछा। कुछ दिनों से जो उसका दिल भारी भारी हो रहा था, वो अब आर्यन से मुलाकात के बाद फटने को हो रहा था। क्या हुआ आराध्या, सब ठीक है? संजना जी ने संजीदगी से पूछा। मामा, मेरा दिल नहीं मान रहा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं आप सबसे दूर नहीं जा सकती। वो रोते हुए संजना जी के सीने से लगी थी और चाहने के बावजूद असली वजह नहीं बता सकी। क्या बताती कि कुछ ही दिनों में दिल किसी और के लिए धड़कने लगा था। आराध्या, तुमने तो मुझे डरा दिया बच्चे। ये सब तो हर लड़की के साथ होता है, शुरू शुरू में, बाद में सब ठीक हो जाता है। तुम सिर्फ घबरा रही हो, पर देखना, शादी के बाद तुम इतनी खुश रहोगी कि तुम्हें हमारी याद भी नहीं आएगी। संजना जी ने उसके सर पर प्यार किया। तुम अपने दुल्हन का ये ड्रेस देख लो, ये कार्तिक के घर से आया है। उन्होंने कहा है अगर तुम्हें कुछ चेंजिंग करवाना हो तो हो जाएगा। संजना जी अपनी भीगी आंखें साफ करती मुस्कुराकर खड़ी हुई। आराध्या के सर पर हाथ फेरते कमरे से निकल गई। आराध्या ने डूबते दिल से वो ड्रेस डिब्बे से बाहर निकाला। बेहद कीमती दुल्हन का हसीन ड्रेस। उसने ड्रेस पर अपना हाथ फेरा। आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरने लगे। उसी पल कमरे का दरवाजा वापस खुला था। आराध्या ने निगाह उठाई तो निगाह पत्थर की हो गई, क्योंकि सामने आर्यन खड़ा था। बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, बाजू और गर्दन की नसें साफ दिखाई दे रही थीं। दांत सख्ती से आपस में भिंचे हुए थे। आराध्या फौरन घबराकर खड़ी हुई। यहाँ से जाओ आर्यन, प्लीज, घर पर सब लोग मौजूद हैं, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, कोई तमाशा मत लगाना। आराध्या डरती हुई बोली, जबकि आर्यन की निगाहें उस दुल्हन के ड्रेस पर अटक गई थीं। धीरे से कमरे का दरवाजा बंद करते वो दुल्हन के उस ड्रेस तक आया था। फिर उसे हाथ में लेकर उसने आराध्या को देखा। ये पहनेंगी आप? वो भव्य उचकाता पूछ रहा था, तो आराध्या उसकी सर्द अंदाज पर थूक निकल कर रह गई। मुझे पसंद नहीं आया। ये कहते हुए उसने जेब से लाइटर निकाला और आराध्या के कुछ भी समझने से पहले ड्रेस पर आग का शोला भड़काते ड्रेस को जमीन पर फेंक चुका था। ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो आर्यन? आराध्या तेजी से ड्रेस की तरफ बढ़ी थी, लेकिन इससे पहले ही आर्यन उसको बाजू से पकड़ते हुए दीवार से लगा चुका था। नहीं मना किया ना आपने? वो खतरनाक अंदाज में पूछ रहा था। आर्यन, तुम पागल हो गए हो, दिमागी मरीज बन चुके हो। उसे पीछे हटाते आराध्या बेबसी से रोने लगी। हाँ, हो गया हूँ पागल, दिमागी मरीज बना दिया है आपने मुझे, वो बुरी तरह चिल्लाया। तो आराध्या की सांसें तेज हुईं। प्लीज चुप हो जाओ, चिल्लाओ मत, सब लोग घर पर हैं, गलत समझेंगे। उसने अपने कांपते हाथ आर्यन के सामने जोड़ दिए थे। इतनी देर में ड्रेस आग पकड़ चुका था।
मुझे बहुत पहले ही चिल्लाना चाहिए था। अब जब मेरे सामने मेरी ज़िंदगी लुट रही है, अब भी खामोश रहूं? ये देखिए मेरी हालत। प्लीज़, आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मैं जानता हूँ, पर मैं तो आपको अपनी ज़िंदगी मान चुका हूँ। ये सब मत करें, इनकार कर दें शादी से। वो घुटनों के बल आराध्या के सामने बैठा था। मैं इनकार नहीं कर सकती आर्यन, तुम खुद को समझाओ और यहाँ से जाओ प्लीज़। आराध्या की निगाह बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। आर्यन के माथे पर अचानक बल पड़े थे, अंदाज भी एकदम से बदला था। आराध्या के बाजू पर अपनी पकड़ मजबूत करते उसने जोर से झटका दिया कि अचानक ही आराध्या बुरी तरह तड़प उठी। आपको इनकार करना पड़ेगा, आप मुझे बहुत हल्के में ले रही हैं आराध्या। मैं आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक हूँ। आर्यन बेहद ठंडे शब्दों में गुर्रा रहा था। तुम्हें जो बन पड़े कर लो, पर मैं शादी से इनकार नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। सुना तुमने? नहीं करती मैं तुमसे मोहब्बत। आर्यन को पीछे धक्का देती वो पूरी ताकत से चिल्लाई थी। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खोलते अमित जी और संजना जी अंदर आए थे। दुल्हन का जलता ड्रेस देखकर संजना जी हक्का बक्का रह गई थीं और जल्दी से आगे बढ़कर टेबल से पानी का जग उठाया था और फौरन उस आग पर डाल दिया। जबकि अपने पापा और मम्मी को देखते ही आराध्या जल्दी से उनकी तरफ भागी थी और अपने पापा के सीने से लगती बुरी तरह कांपने लगी। जबकि आर्यन की नज़रें बेबस हुई थीं। अमित जी आराध्या को खुद से जुदा करते हुए आर्यन की तरफ बढ़े थे। अंकल, मैं आराध्या से। अभी उसने इतना ही कहा था कि कमरे में थप्पड़ की आवाज़ गूंज उठी थी और अमित जी का हाथ आर्यन के चेहरे पर निशान छोड़ गया था। तो दोस्तों, ये कहानी का दूसरा भाग था। कहानी लंबी हो रही थी, तो कल इसका तीसरा और आखिरी भाग अपलोड किया जाएगा। स्टोरी का अब तक का ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और आखिरी भाग देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।